नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब के गुरदासपुर में बड़ा आतंकी हमला, 12 घंटे तक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, एक एसपी समेत 8 की मौत। राजनीतिक दलों ने की निंदा। संसद में गतिरोध बरकरार, स्पीकर की नाराजगी के बाद अपने व्यवहार पर अधीर रंजन ने मांगी माफी। बीजेपी ने वापस लिया निलंबन प्रस्ताव। आरजेडी के बिहार बंद, रेल और सड़क यातायात पर खासा असर। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग, सैकड़ों समर्थकों के साथ लालू यादव गिरफ्तार। पार्टिसिपेटरी नोट्स पर निवेशकों को भरोसा, सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही फैसला। वित्त मंत्री ने कहा निवेश माहौल पर नहीं पड़ने देंगे प्रतिकूल असर। और 8 साल के सबसे निचले स्तर पर चीनी शेयर बाजार, भारत में दिखा असर। सेंसेक्स 551 अंक टूटकर 2800 के नीचे, निफ्टी में भी 160 अंकों की गिरावट। और आइए देखते हैं पहली खबर। करीब 8 साल के बाद पंजाब में आज सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने गुरदासपुर के दीनानगर थाने को निशाना बनाया, जिसमें एक एसपी समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कुछ स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल हुए। पंजाब के गुरदासपुर का दीनानगर थाना सोमवार सुबह गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी थाने और उससे लगी इमारत में घुस गए। हमले में एक एसपी समेत कई पुलिस वाले शहीद हो गए और 6 लोग घायल हो गए। हरकत में आई पुलिस ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया। मदद के लिए सेना को भी बुला लिया गया। तीन आतंकी थे, तीनों ही मार दिए गए हैं। अब अगली कार्रवाई पुलिस को कर। पुलिस के मुताबिक सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने पहले एक शख्स की कार लूट ली। इस कार से वो दीनापुर बस स्टैंड पहुंचे और जम्मू जाने वाली बस पर गोलीबारी की। बाद में दीनापुर थाने को उन्होंने अपना निशाना बनाया। पहले एक मारुति कार छीनी गई थी। उस मारुति कार के छीनने के बाद दे रैंडमली फायर्ड ऑन ए बस। तो वो बस पंजाब रोडवेज की थी, उसका डीसा पता करा रहे हैं। देन दे एंटर द पुलिस स्टेशन। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हमले की निंदा की है। उन्होंने आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताया। ये मिलिटेंसी जो है एक नेशनल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको नेशनल पॉलिसी से टैकल करने की ज़रूरत है। अगर इनपुट दी थी तो वहाँ बॉर्डर को पूरा अच्छी तरह सील करना चाहिए। आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इसके बाद संसद भवन में प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें आतंकी हमले और सुरक्षा के मसले पर बातचीत हुई। चाहे कोई भी हो, भारत की और यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस के जवानों में वह कुवत है, उसका मुंहतोड़ जवाब है। उधर अमृतसर पठानकोट रेल ट्रैक पर सोमवार को 5 जिंदा बम मिले, जिन्हें सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। ये बम दीनानगर से 5 किलोमीटर दूर परमानंद रेलवे स्टेशन के करीब पुल की रेल की पटरियों पर लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सभी राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की है और केंद्र सरकार से देश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। केंद्रीय सरकार और पंजाब की सरकार, चूंकि उनकी मिलीजुली सरकार है, उनको भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए और मिलिटेंटों के प्रति उनका जो एक्शन है वो कड़ा होना चाहिए। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो पाकिस्तान वहाँ हुआ है आतंकी हमला। भारत सरकार का फेलियर है। बहुत दुखद है ये, पाकिस्तान की तरफ से निरंतर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की सरकार को
बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारी सीमाएं हैं तो उनको और ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उधर चौकसी बरतने की ज़रूरत है। ध्यान देना चाहिए कि हमारा खुफिया विभाग इतना मजबूत और अलर्ट हो कि घटना होने से पहले कम से कम उसकी सूचना हम लोग को मिल जाए। ये चिंताजनक बात है और इसको बहुत ही समझदारी से और गंभीरता से इसको टैकल करना चाहिए। और पंजाब के गुरदासपुर में आज हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली समेत सभी राज्यों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली जा रही है। राजधानी दिल्ली में सरकारी इमारतों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। डीजी साहब के मार्फत हम लोगों ने सबों को सूचना दी है, सभी पुलिस स्टेशंस को और भी जितने यूनिट्स हैं सबको सूचना दिया हुआ है और उनको पूरे अलर्टनेस में रहने की हम लोगों ने बताई भी है। बाजारों और धार्मिक स्थलों पर पुलिस आने जाने वालों की तलाशी ले रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जयपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और हमारी एटीएस की जो टीम्स हैं, ERTs हैं, उनको अलर्ट कर दिया है। दे आर इन प्लेस। उधर पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रखने के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस आतंकी हमले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक लंबे अरसे के बाद पंजाब में इस तरह की ये घटना सामने आ रही है, क्या मैसेज और किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वाकई ये वही है जिसे बार बार कहा था भारत पाकिस्तान की बातचीत के बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश है, या कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक बार फिर से आतंकवाद जो है वो अपनी जड़ें जो है जमाने की कोशिश करता नजर आता है इस घटना के साथ? नहीं, इसका पहला जो मैसेज निकलता है वो आपको पाकिस्तान से, ISI से ये मिलता है कि अब हम हमले सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं, अभी तक जितने भी फिदायीन हमले हुए हैं सब पीर पंजाल के साउथ पे हुए हैं। हीरानगर बॉर्डर से क्रॉस, सबसे शॉर्ट रूट वही है, वो क्रॉस कर सांबा, कठुआ, जम्मू एरिया में हमले होते रहे हैं। और वो जम्मू और कश्मीर के इलाके में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अंदर कन्फाइंड थे। आज का हमला बहुत अरसे के बाद, मैं ये कहूँगा कि 2008 मुंबई के हमले के बाद ये पहला डायरेक्ट अटैक असॉल्ट है जिसमें 3 फिदायीन आपके पंजाब में आ गए हैं। और मैसेज स्पष्ट है कि अब ये आतंकवाद जो है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं लेकिन बल्कि और जगह में भी। और क्योंकि ये जो दीनानगर का बॉर्डर है ये बहुत करीब है आपका जम्मू और कश्मीर के। वाघा बॉर्डर से जो गुरदासपुर है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये नज़दीक है। तो पहली बात ये स्पष्ट है मेरे दिमाग में कि ये इन्फिल्ट्रेशन आपका जम्मू से हुआ है और ये नॉर्मली वो बाएं लेफ्ट टर्न करते थे, लेकिन इस बार जो है इस बार राइट टर्न कर दिया और पंजाब में आ गए। और अलर्ट होने के बाद भी आपके पुलिस स्टेशन में उन लोगों को सरप्राइज करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो पहला मुद्दा, पहला मैसेज वो है। और ये अवश्य उफा के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपने बयान किया कि जब भी भारत, अब 13 महीने के बाद भारत और पाकिस्तान उफा में मिलकर उन्होंने फैसला किया कि हम बातचीत करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में जो स्पॉइलर हैं, जो इसको बिगाड़ते हैं, इस रिश्तों को बिगाड़ने वाले स्पॉइलर हैं, वो क्या करते हैं,
लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग होती है, और आज उन्होंने ये फिदायीन हमला करके दिखा दिया तो है। क्या मतलब ये कहें कि हमारे पास इनपुट होने के बाद और हम थोड़ा रिलेक्टेंट थे आतंकवाद को लेकर, खासकर उन राज्यों में जहां पर ये करीब करीब ख़त्म हो चुका था 5 से 8 साल या 10 साल पहले जहां पर घटनाएं होती थी, या यूं कहा जाए कि इनपुट होने के बाद शायद हम उतनी बेहतर तरीके से उसे पकड़ने में या रोकने में नाकाम रहे हैं? इसके पीछे कुछ और दूसरी वजह हो सकती है? देखिए 12 घंटे टाइम लगा है। अब आतंकवाद फिदायीन का क्या मकसद है, ISI का क्या मकसद है? कम से कम 12 घंटे नहीं तो 10 घंटे आपके पूरे भारत के नेशनल चैनल्स पर आतंकवाद का हमला दिखाया जा रहा है। पब्लिसिटी वो आतंकवादियों के लिए ऑक्सीजन है। सबसे बड़ी जो उनके लिए जो इसमें से गेन है वो है पब्लिसिटी है। उनको पब्लिसिटी मिला है, उन्होंने नुकसान इतना डाला है, 10 कम से कम 10 लोग 7 लोग इसमें तक जो है जानकारी आ रही है, और घायल भी हुए हैं। वो 3 फिदायीन वो ऊपर जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे। सो एक तो हमले वालों का कार्रवाई है। हमारा अपना जो रिएक्शन है, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इतने सालों के बाद इतनी मर्तबा वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल वही तरीका, वही पैटर्न है। 3 आदमी या 2 आदमी आते हैं, वही उसी रास्ते से आते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म लगाकर आते हैं, एक गाड़ी को हाईजैक करते हैं और या आर्मी के कैंप में घुस जाते हैं या पुलिस में सिविलियन पे। और हमारा रिएक्शन जो है बड़ा ढीला है। ये तो 12 घंटे की बात कर रहे हैं आप। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक हमको इसका जो रिएक्शन है इसको बेहतरीन करना चाहिए। इतना लंबा इसको टाइम टेकिंग ऑपरेशन सब करने नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, इतनी लंबी टाइम की जरूरत नहीं है। अब मैं वहां पर नहीं था, लेकिन ना होने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये लोग इस चीज की प्रैक्टिस करें और उनको मालूम है कि ऐसे हमले होते हैं, मार्च में हुआ है इस साल, सामा में 2013 में हुआ है, 2014 में हुआ, बिल्कुल वही पैटर्न से होता है। एक तो आप कह रहे हैं कि इसको यानी कि इससे निपटने के लिए हमें एक अलग तरह के पैटर्न की जरूरत है, लेकिन क्या जो निपटने के लिए हमारा रिएक्शन और बुलंद होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, और फास्ट इसका क्विक रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन दो बातें मैं जिनमें थोड़ा सा ज्यादा चाहूंगा जानकारी। पहला है कि जो वो मोटिव था, एक की प्रचार मिल रहा है उनको, एडवर्टीजमेंट उनका हो रहा है, उस पर वो कामयाब होते दिखते हैं, इस तरह के हमले होते हैं मीडिया के जरिए। और दूसरा ये कि जो उनका दूसरा बड़ा मकसद, मैं कहूँ कि पहला बड़ा मकसद जो आप कह रहे हैं कि बातचीत को डिरेल करना या बातचीत के माहौल को ख़राब करना। अब सवाल ये कि इससे निपटने का तरीका क्या है सरकार के पास? देखिए, एक और आप इसमें जोड़ सकते हैं कि ये कश्मीर के मसले को, क्योंकि इसकी जड़, ये हमला तो पंजाब में हुआ है लेकिन इसकी जड़ कश्मीर में है। तो कश्मीर के हमले को, क्योंकि जब भी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कश्मीर का मसला आ जाता है, तो कश्मीर के मसले को भी जिंदा रखना भी एक मकसद। अब इसका हल, इसका क्या कैसे होना चाहिए? पहली बात तो जब अलर्ट इशू होता है, जब आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान की अभी वार्तालाप हुई है, आपको मालूम है कि स्पॉयलर्स पाकिस्तान से काम करते हैं, आपको मालूम है कि इन्फिल्ट्रेशन होने वाला है, आपको मालूम है कि अलर्ट घोषित हो गया है, इसके बावजूद इन्फिल्ट्रेशन कायम हुआ, कामयाब हुआ, उसके बावजूद अब उन्होंने सरप्राइज कर दिया आपको। अब वो कश्मीर में नहीं गए, वहां पर फौजें जगह जगह पे तैनात हैं, अलर्ट हैं, वो पंजाब में आ गए। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब की पुलिस वाले अलर्ट क्यों नहीं है? अगर 3 आतंकवाद और कम से कम एक पोस्ट में 8-10 कम से कम इतना तो तैनात होता है, तो अगर वो अलर्ट पर थे, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये नेशनल प्रॉब्लम है, ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं करने, इसका मतलब
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट प्रॉब्लम सब्जेक्ट है। जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो स्टेट्स क्या कहते हैं कि आप दखल मत दीजिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का बात है। तो बात तो उन्होंने ठीक कही है। आतंकवाद का मसला, माओवादी का मसला, ये स्टेट सब्जेक्ट, ये नेशनल इशू है, क्योंकि ये उनकी पुलिस की कैपेबिलिटी के बाहर है। अगर वहाँ पर फौज तैनात होती तो उसके रिएक्शन में थोड़ा सा तेजी अंतर होता। और आखिर बात तो ये मैं कहूँगा कि हमको अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए कि ऐसी हालत होने पे क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए जो हर जगह पे रहती है। अब 12 घंटे तक ये खिंच गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। पर बढ़ता तापमान, आगे की राह नहीं आसान, कई समझौते, कई वायदे, फिर भी फंसी मुश्किल में जान। देखिए RSTV विशेष ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती, आज शाम 7:30 बजे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कार्यवाही के दौरान आज नारेबाजी करते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन की मेज के करीब पहुंच गए और उन पर तख्तियां पटक दी। उनके चलते इस व्यवहार से लोकसभा स्पीकर ने उन्हें सदन से बाहर जाने को कह दिया और बाद में अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के बाद बीजेपी ने भी सत्र के बाकी दिनों के लिए उनके निलंबन का प्रस्ताव वापस ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के व्यवहार से नाराज होकर उन्हें सदन से बाहर चले जाने को कहा। बाद में लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर अधीर रंजन चौधरी को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को बीजेपी ने वापस ले लिया। तो कम से कम आज के दिन के लिए अधीर रंजन जी शुड लीव द हाउस और आप अपना प्रस्ताव जो पूरा सस्पेंशन का है वो वापस ले ले तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस सांसद ललित गेट और व्यापम घोटाले में वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और शिवराज चौहान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने जब शून्यकाल में दिल्ली हाई कोर्ट बिल पर चर्चा शुरू करा दी तो कांग्रेस के सांसदों ने इसका विरोध किया। इसी दौरान अधीर रंजन चौधरी ने हाथ में ली तख्ती को स्पीकर के मेज पर पटक दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली। मैडम, टुडे व्हिच आर सपोज्ड टू बी पास्ड एंड वंस आई फाइंड दैट आई हैव बीन डिबॉर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेस, आई गॉट एजिटेटेड बट आई रिग्रेट अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी टू यू। इधर बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी को सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। बाद में सरकार अधीर रंजन चौधरी के माफी मांग लेने पर प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हो गई। अधीर रंजन जी जो सीनियर है, मंत्री भी रहे, उन्होंने सचमुच में अपना व्यवहार के कारण से उनका मन में कुछ ऐसा, भाई मैंने गलती किया, ऐसा महसूस किया तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु ना कह के सीधा स्पीकर से हाउस के द्वारा माफी मांगना चाहिए विदाउट एनी राइडर्स और विदाउट मेकिंग ए प्रीफेस, लेट हिम से आई एम सॉरी। कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस घटना का लोकसभा में उनके विरोध पर कोई असर नहीं होगा और पार्टी वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज और शिवराज चौहान के इस्तीफे की मांग जारी रखेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर आरजेडी की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का भारी असर देखने को मिला। पुलिस ने कानून व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में FIR दर्ज कर सैकड़ों समर्थकों समेत लालू यादव को हिरासत में लिया। बंद के चलते पार्टी समर्थकों ने जगह जगह बाजार, स्कूल और कॉलेज बंद कराए। सड़क और ट्रेन यातायात पर भी इसका असर रहा। पटना हाई कोर्ट में भी कामकाज कम हुआ। यातायात पर असर के चलते कई जज और वकील देरी से कोर्ट पहुंचे। बाद में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से बंद को समर्थन देने पर जवाब तलब किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सरकार के 10 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां और विकास परियोजनाओं का ब्यौरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये 10वां रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि सरकार का पूरे 10 सालों का लेखा जोखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में कानून का राज आया है, साथ ही राज्य ने सुशासन की राह पकड़ी है। नीतीश ने बिहार में साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। एक आम धारणा थी पूरे देश में कि बिहार बदल ही नहीं सकता है, बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमने उस धारणा को बदल दिया और आज बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीके थुगन को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 4.5 साल की सजा सुनाई है। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर थुगन पर कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में कोर्ट ने 3 अन्य लोगों को भी 3.5 साल की सजा सुनाई। थुगन नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री थे। उन पर केंद्रीय फंड से 2 करोड़ राशि के गबन का आरोप था। 1994 से जुड़े इस मामले में सीबीआई ने 1998 में केस दर्ज किया था, जिसे थुगन समेत 10 लोगों के नाम शामिल थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सदस्यीय पीठ ने जयललिता के अलावा उनके करीबी सहयोगी शशिकला, सुधाकरण और इलावर्सी को भी नोटिस भेजा है। इन सभी को 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है। कर्नाटक सरकार ने जयललिता को बरी किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 मई को आदेश में कहा था कि जयललिता को दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले में खामियां थी। कर्नाटक सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति का गलत आकलन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ किया कि वो याकूब मेमन मामले में गुण दोष के आधार पर अब विचार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि इसमें इन पक्षों पर सब कुछ हो चुका है और 1993 के मुंबई हमले में दोषी याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। याकूब ने याचिका में 30 जुलाई को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। याकूब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटरी याचिका खारिज होने से पहले ही डेथ वारंट जारी किया गया, जो गैर कानूनी है। केंद्र सरकार पार्टिसिपेटरी नोट्स पर सख्त कानून बनाने के कालेधन से जुड़ी एसआईटी की सिफारिश पर सेबी, आरबीआई और बाकी पक्षों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के अधिकारों में कटौती की खबरों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला सभी पक्षों की राय जानने के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारतीय वित्तीय संहिता के मसौदे पर कोई भी फैसला सभी पक्षों से राय मशवरे के बाद ही किया जाएगा। प्रस्तावित वित्तीय संहिता में रिजर्व बैंक गवर्नर के अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव किया गया है। FLRCC has made its recommendations which have been made public for public comments. After the comments are received, it's only then that the government will take a view. IFC का संशोधित मसौदा वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी किया था। ये मसौदा जस्टिस BN श्रीकृष्ण की अगुवाई वाली वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग यानी FSLRC की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय संहिता के मसौदे में मौद्रिक नीति समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसमें नीतिगत ब्याज दर के फैसले पर वीटो करने के रिजर्व बैंक के प्रमुख के अधिकार को वापस लेने का प्रस्ताव है। मसौदे में मौद्रिक नीति समिति में सरकार के 4 प्रतिनिधि रखने और रिजर्व बैंक के प्रमुख समेत केंद्रीय बैंक के सिर्फ 3 प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव किया गया है। काले धन पर गठित एसआईटी के पार्टिसिपेटरी नोट से जुड़ी सिफारिशों पर भी सरकार ने सफाई दी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जिससे देश के निवेश के माहौल पर प्रतिकूल असर पड़े। देश में निवेश का माहौल अच्छा बना रहे, उसको मद्देनजर रखते हुए ही सरकार अपनी कार्रवाई करेगी और ऐसा कोई कदम सरकार नहीं उठाने वाली जिससे देश के निवेश के माहौल के ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। हिंदुस्तान में पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू विदेशी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। उनको लेके आगे चल के क्या रेगुलेशन हो सकते हैं, इसको लेके कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा था कि सेबी को पार्टिसिपेटरी नोट से होने वाले निवेश संबंधी नियमों को
और सख्त बनाना चाहिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स भारत में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। इसमें निवेशकों की पहचान उजागर नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आज शंघाई स्टॉक्स में 8.48% की गिरावट आई। ये 2007 के बाद शंघाई कंपोजिट में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारत के बाजारों में दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2% तक नीचे आए। चीन के बाजार में तेज गिरावट ने घरेलू बाजारों पर दबाव बनाने का काम किया। सेंसेक्स करीब 551 और निफ्टी 160 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। तो खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।